हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे अपनी अगली कहानी पिता, जिसके रचयिता ज्ञान रंजन जी हैं। इनका जन्म 1936 में हुआ था। ज्ञान रंजन सठोतरी कहानी के बहुचर्चित हस्ताक्षर हैं। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक अनुभव के उस आयाम को रूपायित किया है जो आज़ादी के बाद की व्यापक स्वप्नशीलता के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ एक समान असंतुष्टि और कटुता को भर रहा था। हालांकि शुरू में ज्ञान रंजन के इस असंतोष और कटुता के पीछे काम करने वाले बृहत्तर तत्वों का स्वरूप स्पष्ट नहीं था। इसमें जो ये महत्वपूर्ण है कि जो ज्ञान रंजन है वो सठोतरी कहानी के पीढ़ी के थे। इसमें ज्ञान रंजन, इसमें ये जो है पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। इसमें जो थे सठोतरी पीढ़ी में चार यार के रूप में प्रसिद्ध थे। चार यार के रूप में चार लेखक प्रसिद्ध थे। सबसे पहले ज्ञान रंजन, फिर दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और राविंद्र कालिया। और इन चारों में जिनने सबसे अधिक प्रसिद्धि सबसे पहले पाई वो थी ज्ञान रंजन जी। तो इसमें ये चार यार के से प्रसिद्ध सदस्य हैं। लेकिन लगातार लेखकीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए धीरे धीरे उन्होंने वह क्षमता अर्जित कर ली जो समाज के सकारात्मक और निषेधात्मक पक्षों के बीच की सीमा रेखा को किंचित पहचानती है। इस पहचान के बल पर सार्थक जनवादी लेखन की दिशा में अग्रसर होती है। मध्यवर्गीय पात्रों के आत्मछल और सम्मोहन को अपने व्यंग का लक्ष्य बनाते हुए अपनी बात की कहानियों में ज्ञान रंजन ने यह स्पष्ट किया है कि यदि मध्यवर्गीय व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका में पूरी तरह सार्थक और प्रभावी होना है तो उसे व्यक्तिवादी यानी मौका परस्ती को छोड़कर पूर्णतः व्यापक संघर्ष की दिशा अपनानी होगी। विडंबनाओं पर से पर्दा हटाना और सजीव वातावरण का निर्माण शायद ज्ञान रंजन की लेखनी के सर्वोत्कृष्ट गुण है। वातावरण न केवल सजीव होकर सामने आ जाता है बल्कि पाठक का मन उसे महसूस करने लगता है। फिर क्रमशः लेखक का दृष्टिकोण और अधिक व्यापक होने लगता है। प्रत्येक कहानी समाज के परिप्रेक्ष्य में महत्व ग्रहण करने लगती है। ज्ञान रंजन की कहानियाँ न केवल हमारे समाज की सही तस्वीर पेश करती हैं बल्कि अपने समय के यथार्थ को गहरे में महसूस करवाती हैं। उनकी कहानियाँ सपाट नहीं हैं बल्कि एक एक कहानी में से कई कई रंग उभरते हैं। विकास के प्रत्येक चरण में ज्ञान रंजन ने अपनी क्षमताओं को और अधिक मांझा है, परिष्कृत किया है। ज्ञान रंजन मध्यवर्गीय जिंदगी की कुरूपता और भविष्यता अश्लीलता में गहरे धंसे हैं। उन्होंने उसकी कोई भी दरार अनदेखी नहीं छोड़ी। यह सब करते हुए भी रचनाकार के रूप में जिस तरह अपनी तटस्थता बनाए रखने में वो कामयाब हुए वह उनकी खास उपलब्धि है। ज्ञान रंजन की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समकालीन यथार्थ पर उनकी मजबूत पकड़, अनुभवों की समग्रता और सहज मानवीय संवेदना ज्ञान रंजन संबंधों और संघर्षों दोनों प्रकार के कहानियों में अनूठे हैं। उनकी कहानियों घर परिवार, पिता, भाई, बहन अर्थात पारिवारिक संबंधों के बीच घटित होती है। कलह, फेंस के इधर उधर शेष होते हुए संबंध, पिता, यात्रा, मनहूस बंगला और क्षणजीवी इसी जीवन सत्य का उद्घाटन करते हैं। ये इनके कहानी संग्रह है। पिता कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त किया गया है, जिसमें एक पिता और पुत्र की कहानी मतलब एक अलग अलग पीढ़ी के जो मध्य संघर्ष है उसको दिखाया गया है। पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिलीजुली प्रक्रिया है, ये कहानी का मूल तथ्य है। पिता कष्टों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, इसीलिए सहज प्राप्त शहरी सुविधाओं की दृढ़तापूर्वक उपेक्षा करते हैं। वो पिता कहानी दृश्य के रूप में प्रस्तुत है, लेकिन वह दृश्य इस स्थिति का बोध कराने में बाध्य करता है कि पिता एक भीमकाय दरवाजे की तरह है जिनसे टकरा टकरा कर नई पीढ़ी अपनी स्थिति को दयनीय होती हुई महसूस करती है। यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अभी लोग पूरी तरह टूटे बिखरे नहीं हैं। नई पीढ़ी संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन उसे अभी तक मूल बोध का कोई स्थायी रूप प्राप्त नहीं है।
नई जीवन पद्धति के अनुरूप आचरण करने और उपलब्ध सुख सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मानने की तमाम कोशिशों के बावजूद पिता का एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े होकर सबसे निहत्थ, पिद्दी और दयनीय बनाते रहना बेटों के मन में उनके प्रति ऐसी उदासीनता पैदा करता है कि ये एक प्रतिष्ठा की जिद भर है और वे उनके अस्तित्व को ही नकारने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। पुरानी पीढ़ी की स्थिति को पूरी तरह से नकार न पाने की यह स्थिति युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती है, जिसका मुकाबला करने की शक्ति अभी उसमें नहीं आ सकती। यही शक्तिहीनता उसकी स्थिति को व्यंग्यात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है और वह पुरानी पीढ़ी के पूरे तरह चुक जाने की प्रतीक्षा करते करते स्वयं असमय वृद्ध हो जाने के लिए विवश हो जाती है। इतिहास की शक्तियों के सामने पराजित हो जाने और उनके प्रवाह में असहाय होकर बहते जाने की प्रक्रिया आज की सबसे जरूर त्रासदी है और ये बताती है कि मानसिकता और उस मानसिकता के साथ साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी। इसमें पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द बहुत शिद्दत के साथ उभारा गया है पिता कहानी में। ज्ञान रंजन की पहली कहानी संभवतः मनहूस बंगला है। कौन सी है उनकी पहली कहानी? मनहूस बंगला, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था, जब नई कहानी अपने शिखर उपलब्धियों और धुआंधार प्रचार प्रसार द्वारा पूर्ववर्ती कहानी को अपदस्थ करके अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल करने में जुटी हुई थी। तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जैसे लेखकों की प्रयत्नशीलता में भी इसके केंद्र में थी। नई कहानी के ये रचनाकार जिंदगी की भयावहता से उतने परेशान नहीं थे जितना अपनी रचना और उसकी प्रतिष्ठा को लेकर थे। जहाँ तक ज्ञान रंजन का संबंध है, वे रचना और अपनी जिंदगी के बीच एक स्पष्ट संबंध भावना का निर्माण करते हैं, जिसमें रचना के प्रति प्रतिबद्धता का नारा लगाते हुए निजी जिंदगी के लिए सुविधाएं और साधन जुटाने की मंशा पूरी करने वाले तथा कथित प्रतिष्ठित रचनाकारों को घृत और छद्म नहीं है। उनका कहना है कि मेरे लिए साहित्य जिंदगी से बड़ा प्रश्न नहीं है, और ये जो लाइन है ये महत्वपूर्ण है कि मेरे लिए साहित्य जिंदगी से बड़ा प्रश्न नहीं है। साहित्य के प्रति लोभ होना आदमी को बेईमान और समाज के प्रति एंटी बना देता है, जो मुझे प्रिय नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन परिधि से केंद्र की ओर चलने की बजाय केंद्र से परिधि की ओर चलते हैं और उनकी इस यात्रा को बराबर विस्तार मिलता गया। उन्होंने व्यक्ति को परिवार के बीच से उठाया, जहां वह अपने विविध रूपों में माँ, पिता, पत्नी, प्रेमिका आदि में उपस्थित होकर अपनी प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता, शक्ति और दुर्बलता तथा सोच एवं संवेदना के माध्यम से विश्लेषित होते हुए अपनी ऐतिहासिक प्रवृत्ति का परिचय देते हैं, जो समूचे समाज और जाति राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप का परिचय बनाती है। जीवन के प्रति ज्ञान रंजन की दृष्टि बड़ी तीखी और जो है वो आलोचनात्मक है। वे बहुत तटस्थ होकर मानवीय संबंधों की छानबीन करते हैं। वे संबंधों और स्थितियों की विडंबना और विसंगतियों को बड़ी निर्भीकता से सामने लाते हैं। व्यंग्य ज्ञान रंजन का एक अचूक हथियार है। वे छोटे वाक्यों में गहरा व्यंग करते हैं, कभी ईश्वर पर, कभी रूढ़ियों पर भी, कभी आचरण के अंतर विरोधों पर भी। व्यंग को उनकी कहानियों से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी प्रायः सभी कहानियाँ परिवार को केंद्र में रखकर उनके रिश्ते और समस्याओं को लेकर लिखी गई हैं। पारिवारिक रिश्तों और उनकी कुंठाओं को कहानीकार ने बारीकी से पकड़ा है। ज्ञान रंजन को इस बात के लिए दंड देना चाहिए कि पुरानी पीढ़ी के प्रति पिता का चित्रण उन्होंने सशक्त और यथार्थवादी ढंग से किया है, जिससे पिता का चरित्र अत्यंत प्रामाणिक रूप से उभर सका। अब हम जो है मूल कहानी पढ़ेंगे। यहाँ से हमारी जो है वो कहानी शुरू होती है, और इस कहानी को कई समीक्षकों ने पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं। इस कहानी में गर्मी का प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। ये कहानी फेंस के इधर उधर में
कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें टोटल 12 कहानियाँ, कितनी 12 कहानी। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं सुधीर, देवा, पिता और कप्तान भाई और बहन। उसने अपने बिस्तर का अंदाजा लेने के मात्र आधे पल को बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर बिछे थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती हुई मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार नहीं ली। उसे लगा ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगी जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात एक ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारियां गाड़ी धड़ाती हुई गुजरी। तो इसमें कहाँ का वर्णन है? इसमें जो है घनश्याम नगर का वर्णन है। इसमें जितने भी शहरों के जो मतलब जिनका भी नाम आया है, उनके नाम आपको एक अलग से नोट कर लेने हैं और उन्हें आप याद रखने हैं। इसमें सबसे पहले धूमनगंज, खुल्लाबाद, घनश्याम नगर, कलकत्ता, कुल्लू, दिल्ली, इसमें टोटल 6 शहरों के जो नाम आए हैं, इनका आप जो है नाम नोट कर लीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण नाम है। थोड़ी देर तक एक बहुत सा भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं, पर गर्मियों में 11:30 बजे का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो समय कितना बताया है? समय बताया है 11:30 बजे, और ये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो कहानी की शुरुआत है वो 11:30 बजे के टाइम से हुई, वो भी गर्मियों के, क्योंकि इसमें गर्मी का प्रयोग जो है वो प्रतीक के रूप में किया गया है। और कहाँ का वर्णन हो रहा है? घनश्याम नगर का। क्यों उसके घर में सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते में उसे जितने भी लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात कही। तो ये सब जो कह रहा है वो सुधीर कह रहा है। कपड़ों की फजीयत हो गई, बदवासी, चिपचिपाहट और थकान। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसे जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अब अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिड़चिड़ाती सी आवाज़ कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी तरह ही जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरों कमरे के पंखे जो हैं वो पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई थी। मतलब उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, सन्नाटा था, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आती है। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर तक चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच्छ पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। फिर हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगा रहे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीट का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति पर रोष हुआ। जब सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतापूर्वक खिड़की से बाहर झाँका। सड़क की बत्ती छाती पर थी। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाने लगे जहाँ हाथ की उंगलियाँ दिक्कत से पहुँचती हैं। आकाश और दत्तों की तरफ देखते रहे। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की सी उम्मीद शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयानक गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। कौन कह रहा है? पिता। कि बड़ी भयानक गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता।
उसका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक दो बार घर का चक्कर चौकीदारियों की तरह वो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध ना लगा सके, यानी चोर वोर ना आ सके। लौट कर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगे। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखे के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पस रहे हैं। इस साल जो नया पैडल स्टाइल खरीदा था वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? दादी अम्मा के लिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आजकल के एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा रहा है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की तरह कष्ट में ही। लेकिन गजब ये नहीं, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने, और 3 आने पर 2 आने, यानी कि अगर रिक्शे वाला 4 आने कहेगा तो वो कहेंगे 3 आने, और अगर वो 3 पर तैयार होगा तो कहेंगे 2 आने। मतलब इस चीज़ के लिए वो घंटों खड़े रहते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें कम से कम या नहीं शामिल होंगे। मतलब सबके लिए सब सुविधाएं रखेंगे पिता, पर वो जो है खुद वो सुविधाएं नहीं लेते हैं। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी, वैसे भी नहीं चलती। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर आकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातून करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में बड़े उत्साह के साथ, तो एक सुधीर हो गया, एक हो गया पिता, एक कैरेक्टर हो गया दादा भाई। बड़े उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम बस आंगन में धोती को लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते हैं। मतलब वो उसका इस्तेमाल करते ही नहीं, चाहे जितनी सुविधाएं घर में उपलब्ध हो। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उसके द्वारा सावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते। पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किट, महंगे फल, पिता कुछ नहीं लेते। क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है? बिस्किट, महंगे फल, पिता कुछ नहीं लेते, और कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भाव सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोड़ देते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। और क्या लेते हैं? अपनी आमवट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता वह कभी प्रभावित नहीं होते। मतलब वो कुछ भी बाहर का नहीं वैसा खाते हैं, बच्चों के द्वारा लाया हुआ। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में कि बोल दे कि कथन ऐसा दे दे कि पिता जो है बिस्किट, नमकीन, महंगे फल खाते थे, वो क्या, पर वो महंगे फल नहीं खाते थे। तो इसलिए स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वे अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेव मंगवाते हैं। देखिए, इससे पहले घनश्याम नगर का आया था, अब किसका नाम आया? कुल्लू। कुल्लू से क्या? सेव। दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगवाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं। अब तेज़ी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं बच्चे, पिता वो नहीं ले रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे जो बच्चों का मन है वो भी उनसे रुष्ट होता जा रहा है। सुखी बच्चे अब गाहे बगाए मुंह खोलते और क्रोध उगल देते हैं। लद लद कर बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है कि पिता आवाज़ से उस स्थान पर साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और एक खाली गमले में इकट्ठा करेंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाते हो, ढूंढने पर नहीं मिलते।
जिनको सुबह पाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। तो पहले बिल्लियों को हड़काया, फिर कुत्तों को। उसे ये खींच हुई। कई बार कहा है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। लेकिन पिता की आड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ से किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लाते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा के सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं कि आप लोग जाइए ना, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए डेरा को टिप दीजिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटवाइए। बच्चों से कहते हैं, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकता है, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खिजे हारे खिसकने लगते हैं, क्योंकि पिता जो है वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। इसीलिए जो है धीरे धीरे सारे भाई बहन कमरे से बाहर चले जाते हैं। अंदर फिर माँ जाएंगी और विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। जब मन में तय करते हैं कि आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगेगा। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ की सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा कि भूख के सामने खाते समय होने वाले व्यथा सरीखी की स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की आस प्रकृति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी। यह ख्याल उसे घबराने लगा कि पिता अद्भुत और विचित्र है। यह बात वह भूल नहीं रहा था कि पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बामुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया था। कौन लाया था? सुधीर। पिछले साल की सर्दियों में। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी गुड़कने से राज़ी हो गए और खुल्लाबाद की किसी लपटू, कहाँ के? खुल्लाबाद। तो पहले आया उसमें घनश्याम नगर, दिल्ली, वो कुल्लू, दिल्ली, अब खुल्लाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ से सिलवाने चले जाएंगे। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह से नाप दिलवा दूंगा, या वह ठीक सिलेगा, मेरा परिचित भी है। इस पर पिता ने काफ़ी हिराकत उगली। वह उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। पिता ऐसा कहते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ता के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। किसने? पिता ने। अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे की पाँव की धूल है। मतलब इतने अच्छे उन्होंने कह रहे हैं, मैंने कोट सिलवा के पहने हैं, मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सरपरी रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या फिर भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। मतलब ये बात उसने बहुत धीमे धीमे कही।
हे पिता, ए पिता, बाहर आकर अकबकाकर उठ पड़े शायद। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे उन्हें अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिकटिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी में, भयानक गर्मी थी। मन उसका माथा जा रहा था। बीवी पड़ी आराम से सो रही थी। इसे कुछ पता ही नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वे गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते हैं, यंत्रवत और नियमवत। कौन से? रामायण और गीता। और कितने टाइम से? लंबे, यानी कि 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता ही पढ़ते रहे। ये महत्वपूर्ण है कि पिता जो है लंबे टाइम तक क्या पढ़ते रहे? सिर्फ 2 ग्रंथ। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। रामायण और गीता। कितने सालों तक? 35 वर्षों तक। ये सब जो पॉइंट है इन्हें आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आप नोट्स बनाइएगा। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो, उसे कभी भावा, जो कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता है। यह देख सोचकर ही कोई व्यक्ति केवल 2 ही पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है, और कैसे काट लेता है, मतलब उसे आश्चर्य लगा। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ-मूठ सो गया ताकि बच्चा जग न जाए। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ जाए। देवा कौन? उसकी पत्नी। और उसे संदिग्ध अवस्था में देखकर बहुत बेखबर प्रश्नों सा हकलाना करना शुरू कर। देवा बच्चे के मुंह में स्तन देकर पहले से ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तर पर सोता हुआ मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप-चप आवाज़ आती और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख लिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उसे ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए ही हैं। वह विषादग्रस्त हो गया और अनुभव करने लगा। वह मतलब विषादग्रस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन का स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत कर देते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन की स्वच्छंद रहने के देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल करके सिरहन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना है। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव का आ गया और विषाद सर्वोपरि था। मतलब उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे आँखों में हल्का सा जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता तो पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन पंखे के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा। और ये लाइन यहाँ से ये लाइन महत्वपूर्ण है कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को होता है, पिता तुम्हारा हमारा निषेध करते रहे हो, मतलब तुम हमारा निषेध करते रहे हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता है कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने से उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर भी पसीना चू रहा है। खुद को
छुरा भोंक देने या दीवार पर सर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। गर्मी के मौसम से कई अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई है। उसे घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपये भेजता रहा। एक बार, मतलब इसमें ये लाइन महत्वपूर्ण है कि एक तो पहले उसका भाई किस में था, वायुसेना में। वायुसेना में नौकरी करने वाले कप्तान भाई ने अपनी बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपये, कितने रुपये, 50 रुपये भेजता रहा 2 सालों तक। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने आए। तो इसमें किस त्यौहार का वर्णन, मतलब जिक्र आया है, होली का। पिता ने उसके हाथों में उसके नाम की 1200 रुपये वाली, कितनी, 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गया, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने आप को छोटा महसूस किया कि 2 वर्ष तक जो अपनी बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह एक पल में ही उससे घटकर नगण्य हो गया। मतलब जो उसने 2 वर्ष तक अपनी बहन के ऊपर खर्चा किया, उतना रुपये उसके पिता ने उसे वापस कर दिया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं हैं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहात पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो जाने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटक रहा था। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोको सेट से उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, न कंकड़ की ग्रैंड टैंक पर होकर गुजरती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के से लौटते इक्को के घोड़ों की टाक। तो किसका इसमें नाम आया, धूमनगंज। सबसे पहले आया था घनश्याम नगर, घनश्याम नगर के बाद इसमें आया कुल्लू और दिल्ली का, फिर खुल्लाबाद, फिर इसमें आया धूमनगंज कलकत्ता का, फिर कलकत्ता के बाद सबसे लास्ट में किसका आया, धूमनगंज का। धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़ों की टाप, ना झगड़ते कुत्तों की भौंक भौंक, बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विविधता में बोल रहा था। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, बड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज़ लंबा हॉर्न बज उठेगा। मतलब इतना सन्नाटा छाया हुआ था और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है। उसे इस समय यह सब सोचने के सिवाय सोने की कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टोलते समय सूखी अध सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त घास खकार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया और थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ भी गया। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा।
हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हुआ करता, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी उसके कारण ऐसा हो रहा था। उठकर उसे 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा कि पिता सो गए कि नहीं सो गए। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत कफुर हो गई थी, पिता सो नहीं गए अथवा वह कुछ सोकर पुनः जगे हुए थे, पता नहीं। उन्होंने ही अभी अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा कहकर जमाई ली। क्या कहकर जमाई ली? कि हे राम तू ही सहारा। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं कहा, रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिर पर रख लिया और सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बांध पर तर कर रहे थे। यानी पानी जो है वो अपने सुराही से यानी घड़े से लेकर जो है खटिया को गीला कर रहे थे जिससे ठंडक हो सके। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हो गया। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर को सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। यानी बिना बिस्तर को लपेट दिया और ऐसे खाली खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर है, यानी सुबह होने में। थोड़ी देर बाद पंखा ज़मीन पर गिर गया और उनका दायां हाथ खटिया की पार्टी से झूलने लगा, मतलब पिता जो है सो गए। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काव काव करते उड़ रहे थे। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तंभ है। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी, मतलब उससे पिता की ही चिंता हो रही थी। वह जागते हुए सोचने लगा कि अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद, कि अब उसे लगा शायद उसके पिता सो गए हैं, तब उसको नींद आई निश्चिंत होकर। तो इसमें जो है आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष को दिखाया गया है, उसके द्वंद्व को, और इसमें गर्मी का प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। और कुछ समीक्षक इसे पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं। ये कहानी जो है वो फ्रांस के इधर उधर जो कि 1968 में कहानी संग्रह आया था उसमें संकलित है। उसमें टोटल 12 कहानियाँ संकलित हैं। और इस कहानी में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसमें सबसे पहले किस शहर का पहले आता है, इसमें घनश्याम नगर, फिर इसके बाद इसमें आता है खुल्लाबाद, फिर कुल्लू, दिल्ली, कलकत्ता, और उसके बाद सबसे लास्ट में धूमनगढ़। तो इन सभी का नाम जो है आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी जो है इसको क्रम में लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इन शहरों का वर्णन किस कहानी में आया। और इसमें होली के त्यौहार का जिक्र भी इसमें आया हुआ है, इस कहानी में, पिता कहानी में। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। इस कहानी के प्रमुख जो पात्र हैं वो है सुधीर, पिता, कप्तान भाई, बहन और माँ, मतलब कुछ खास पात्र नहीं, और देवा सुधीर की पत्नी। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि पिता वो कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनका पिताजी जो है उनके 35 वर्षों से लगातार अखंड जो है मतलब उसको पढ़ते रहे, वो थे रामायण और गीता। इन 2 ग्रंथों को वो 35 वर्षों से लगातार पढ़ रहे थे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। और इसमें 1200 रुपये वाली पर्ची, इसमें जितनी भी गिनती शहर या किसी का जो भी नाम आया है उसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए रामायण और गीता का वो 35 वर्षों से लगातार अखंड पाठ कर रहे हैं। और इसमें जो शुरुआत का जो टाइम बताया गया है, इसमें जब
इस कहानी की शुरुआत होती है तो रात कितने का 11:30 बजे का समय इसमें बताया गया है। और पिता से संबंधित जो भी बातें इसमें बताई गई हैं कि उन्हें क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, वो चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, गर्मियों में 11:30 बजे यानी रात 11:30 बजे से इसका वर्णन होता है सुबह के तक का। और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है घनश्याम नगर। ये कहानी घनश्याम नगर की है। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अपनी अगली कहानी पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।